इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। अगले 72 घंटे में रूस यूक्रेन जंग में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर मुहर लगा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने पर भी वो जंग कभी नहीं जीत पाएगा। पुतिन ने यह भी दावा किया कि रूस ने सिर्फ 365 दिन में यूक्रेन का 5000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जीत लिया है। 5000 किलोमीटर में जीता रूस, टॉमहॉक पर डबल अटैक तैयारी। ना तो अभी तक यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें मिली है, ना ही अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम रूसी मिसाइलों को यूक्रेन में रोक पा रहा है। हम आपको पिछले 7 दिनों में हुए जीत और हार के दावों का वो सच दिखाने जा रहे हैं, जहां आपको पता चलेगा कि पुतिन का रूस कैसे यूक्रेन समेत नेटो के 32 देशों पर लगातार भारी पड़ता जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे किस आधार पर पुतिन ने दावा किया है कि सिर्फ 356 दिन में रूस ने यूक्रेन के 5000 किलोमीटर नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि जैसे ही ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देंगे, हम रूसी सेना की कमर तोड़कर रख देंगे। हम आपको ये भी डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे कि यूक्रेन के सुमय और ओडेसा पर कैसे रूसी सेना पिछले कुछ दिनों में बेहद भारी पड़ती जा रही है। सबसे पहले ये देखिए कि रूसी सेना किस तरह से यूक्रेन को रौंद रही है। 5000 किलोमीटर में जीता रूस, रौंद दिया यूक्रेन। अगर हम पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट्स की बात करें तो रूस अब तक यूक्रेन के 27 इलाकों पर जबरदस्त हवाई हमले कर रहा है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में यूक्रेन पर ड्रोन, मिसाइल और गाइडेड बमों से भीषण हमले किए हैं। दावा किया गया है कि रूस ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमले किए हैं। यूक्रेन के पश्चिमी भाग में इवानो फ्रैंकिवस्क, जापोरेजिया, ओडेसा, खेरसोन, सुमे, खार्किव और चेरनिव सहित करीब 27 क्षेत्र रूसी हमलों से दहल चुके हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक मॉस्को ने यूक्रेन के सिर्फ 9 क्षेत्रों पर ही 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 500 ड्रोन दागे थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर ताजा हमले और कब्जे को लेकर क्या-क्या दावे किए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनकी सेना ने इस साल यानी 2025 में अब तक यूक्रेन के 5000 वर्ग किलोमीटर पर यानी 1930 वर्ग मील क्षेत्र पर नियंत्रण किया है। पुतिन ने सैन्य कमांडरों के साथ एक बैठक में बोलते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में पूरी रणनीतिक पहल मॉस्को के पास है। हम बढ़त बनाए हुए हैं। रूसी क्षेत्र में अंदर तक हमला करने की यूक्रेन की कोशिशों से स्थिति नहीं बदलेगी। पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों ओर से ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक यूक्रेनी सेनाएं मोर्चे के सभी क्षेत्रों से पीछे हट रही हैं। मीटिंग में ही रूसी सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने शीर्ष कमांडरों की बैठक में कहा कि हमारी सेनाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं। यूक्रेनी सेना का ध्यान हमारी प्रगति को धीमा करने पर है। कमांडर गेरासिमोव ने यह भी कहा कि सबसे भीषण लड़ाई पोक्रोवस्क और डिप्रोपेट्रोवस्क की ओर के इलाकों में चल रही है।
रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में नोवोहरिहोरिवका बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है। रूसी वायुसेना ने रात भर में 53 यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने का दावा किया। Повний удар. Росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі. Абсолютна більшість мішеней – цивільні об'єкти, звичайна інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади, причому саме склади з цивільними товарами. Також це наша логістика. यूक्रेन की स्वदेशी मिसाइलों से रूस में तबाही। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस पर हमले और नुकसान को लेकर कई बड़े दावे किए कि यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन हमलों से रूस की ईंधन आपूर्ति में रिकॉर्ड कमी आई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी दावा किया कि यूक्रेन की नई लंबी दूरी के मिसाइल और ड्रोन हमलों से रूस की गैसोलीन आपूर्ति लगभग 20% तक कम हो सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह भी बड़ा दावा किया कि उनके देश की सेनाओं ने 21 अगस्त से अब तक पूर्वी यूक्रेन के डोब्रोपिलिया क्षेत्र में हजारों रूसी सैनिकों को मार गिराया। जेलेंस्की ने यह बड़ा दावा यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिर्स्की से मिली रिपोर्ट के आधार पर किया। हम आपको ये भी बता दें कि हाल ही में यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि एक जवाबी हमले ने पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की रूस की योजना को पटरी से उतार दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की नई पिलियानित्सिया मिसाइल ने दर्जनों रूसी सैन्य डिपो को निशाना बनाया है। इस बीच रूटा मिसाइल ड्रोन ने हाल ही में 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक रूसी तेल प्लेटफॉर्म पर हमला किया, जिसे जेलेंस्की ने नए हथियार की एक बड़ी सफलता बताया। यूक्रेन पहुंचेगी टॉम हॉक, पोलैंड पर होगा हमला। 4, 3, 2, 1, launch. इधर अमेरिका की तरफ से मिलने वाली क्रूज मिसाइल टॉम हॉक को लेकर जहां जेलेंस्की गदगद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने टॉम हॉक को लेकर के ऐसी तैयारियां शुरू कर दी है जो इस युद्ध को पूरे यूरोप में फैलाने जा रहा है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को लेकर रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल टॉम हॉक को यूक्रेन को देने से हालात और खराब हो सकते हैं, युद्ध का दायरा बढ़ सकता है और रूस अमेरिका के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इजराइल हमास जंग के मोर्चे पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप हैं जो युद्ध विराम के पहले फेज पर साइन करने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू हैं। ऐसे में जिनका दावा यह है कि अब हमले लगातार जारी रहेंगे, भले ही चर्चा आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरह के हालात हैं, दुनिया ये मान रही है कि शायद ये शांति के लिए बढ़ाया जाने वाला अगला कदम है। लेकिन इजराइल के हमले ये बयां कर रहे हैं कि शायद आगे अभी और भयंकर हमले हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी मिसाइल अब दूसरे छोर में पहुंचेगी और जो कुछ बचा है उसे भी नेस्त नाबूद कर देगी। Thank you all. We're going to get peace in the Middle East. That's what we want to do. Thank you very much, everybody. गाजा में शांति का विस्तार या आईडीएफ का बारूदी प्रहार? सीज फायर वाला प्लान या और तेज होगा घमासान? क्या हमास को उसके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे नेतन्याहू? अग्नि और आशा के बीच गाजा की रेत में सन्नाटा नहीं, बल्कि सवालों की लपटें उठ रही है। जैसे ही ट्रंप ने युद्ध विराम के पहले फेज की घोषणा की, पूरी दुनिया की निगाहें गाजा पर टिक गई।
कागज पर शांति का ऐलान हुआ, लेकिन जमीन पर विस्फोट जारी है। गाजा शहर के पश्चिमी इलाकों में इजरायली विमानों की बमबारी ने नागरिकों की नींदें हराम कर दी है। शांति शिविर और सबरा इलाके में घरों के पास विस्फोटक वाहन फट चुके हैं। आईडीएफ ने चेतावनी दी है कि उत्तर गाजा अभी भी खतरनाक युद्ध क्षेत्र है। वहीं स्थानीय नागरिक डर और असुरक्षा के बीच अपने घरों की निगरानी कर रहे हैं। समझौते का पहला फेज क्या वास्तव में लागू हुआ है, ये अभी भी सवाल है। लेकिन ट्रंप दुनिया के सामने यही तस्वीर रख रहे हैं कि आने वाले घंटों में गाजा की जमीन पर शांति का झंडा लहराएगा। But it's something I think that will happen, got a good chance of happening. I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday, actually, and we'll see. But there's a very good chance negotiations are going along very well. We're dealing with Hamas and many of the countries. As you know, we have all of the Muslim countries are included, all of the Arab countries are included. Very rich countries and some that are not so rich, but just about everybody's included. It's never happened before. ट्रंप ने इसे एक ऐतिहासिक मोड़ बताया है। कतर ने इसे मध्यस्थता की सफलता कहा है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा, मध्यस्थों ने घोषणा की कि गाजा युद्ध विराम समझौते के पहले चरण की सभी शर्तों पर सहमति बन गई है। ये युद्ध के अंत इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और राहत सामग्री की आपूर्ति का रास्ता साफ करेगी। लेकिन नेतन्याहू की सेना अब भी एक्टिव है। गाजा की जमीन पर इजराइल का बारूद बरस रहा है। इस तरह का विरोधाभास ये दिखाता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच स्वाभिमान और रणनीति की दीवारें गढ़ी जा रही हैं। नेतन्याहू दक्षिणपंथी घटकों के दबाव में हैं, जबकि ट्रंप वैश्विक दबाव और अमेरिकी सुरक्षा को लेकर तेजी से दखल दे रहे हैं। गाजा के नागरिकों का जीवन अब भी डर और अनिश्चितता के बीच फंसा है। जिहाद अल शागनोबी जैसे लोग जिनकी बाह पर बाहरी फिक्सेट लगी है, अभी भी घर की क्षति का जायजा ले रहे हैं। उनके लिए युद्ध विराम का मतलब सिर्फ कागज पर है, क्योंकि घरों और गलियों में बमबारी अभी भी जारी है। स्थानीय अस्पतालों में घायल और मृतकों की संख्या लगातार बदल रही है। नागरिक राहत और भोजन की किल्लत के बीच जी रहे हैं। यानी बेहिसाब दुश्वारियां, अंतहीन संघर्ष और लगातार बढ़ती चुनौतियां यहां जिंदगी की हर संभावना को लीलती जा रही है। غزة اتدمرت وانتهت وان شاء الله هذه المرة حتكونوا صادقين وهتخلص بإذن الله. والله ان شاء الله بنتأمل خير انه تخلص على سلام ان شاء الله. आईडीएफ ने पूरे गाजा शहर को घेर लिया है। शहरी इलाकों में हर कदम पर खतरनाक हालात हैं। वाडी गाजा के उत्तर में अभी भी लोग खतरनाक क्षेत्र में हैं। सेना का कहना है कि घरों और बस्तियों के पास वाहन और विस्फोटक लगातार नष्ट किए जा रहे हैं। युद्ध विराम की हर संभावना पर ये हमले भारी पड़ते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह على وقف اطلاق النار ووقف شلال الدماء والقتل. وطبعا مش انا بس لحالي فرحان، كل قطاع غزه فرحان، بل كل الشعب العربي كل العالم فرحان بوقف اطلاق النار ووقف شلال الدماء. كل الشكر والحب للي وافقوا معنا ووقفوا معنا. संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और कतर लगातार मानवीय राहत और युद्ध विराम की निगरानी कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे पहला फेज बताया, लेकिन कागज और जमीनी हालात की दूरी बिल्कुल साफ है। यूरोप और एशिया में नेताओं की निगाहें इस मोर्चे पर हैं कि गाजा में स्थायी शांति संभव होगी। हमास ने रिहाई की लिस्ट दी है, लेकिन हथियार सौंपने को तैयार नहीं है, जिस वजह से इजराइल के साथ समझौते और शांति की स्थिरता पर सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। बंधकों की रिहाई की टाइमलाइन 72 घंटे की है। इसीलिए अब ये समझते हैं कि आखिर इजराइल और हमास के बीच जिस पहले चरण की पीस प्लान पर हस्ताक्षर किए गए,
उसका पूरा नक्शा क्या है? इस पहले चरण के प्रस्ताव पर इजराइल और हमास दोनों ने ही सहमति जता दी है। इसके तहत अगले 72 घंटे में हमास इजराइल के सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा किया जाएगा, जिसके बदले में इजराइल भी करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करेगा। President Trump, thank you very much. אנחנו מודים לו. הילדים שלנו לא חוזרים הביתה בלעדיו. התרגשות גדולה מאוד. למרות שעדיין זה רק נייר, וזה רק חתימות, וזה עוד לא משהו מוחשי. אני רוצה לראות אותו, להרגיש אותו, לגעת בו, ואז אני אדע שזה אמיתי, כי הכל יכול להשתנות. इतना ही नहीं, इस प्लान में तुरंत गोलीबारी कम करना और मानवीय रास्ते खोलना भी शामिल है। इस दौरान कतर, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र देखेंगे कि जो वायदे हुए हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। उधर भारत की भी नजरें लगातार गाजा पर बनी हुई हैं। पीएम मोदी ने पहले चरण के पीस प्लान पर अपनी खुशी जाहिर की है और इस प्लान का स्वागत किया है। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का भी प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को दी जा रही मानवीय सहायता उन्हें राहत देगी और स्थायी शांति की राह खोलेगी।